हमने लास्ट वीडियो में अचानक बोलने की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालना ऐसा लास्ट उसके कुछ डेरिवेशन को सोल्व किया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है आवेशित चालक की सतह पर बल। कि हमारे पास कोई भी एक चालक है और वो आवेशित है। अब वो चालक को अगर हम आवेश दे देते हैं तो उसकी जो सतह है, सतह के ऊपर एक फोर्स लगता है। अब वो फोर्स कितना लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। कि जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मान लें कि ये ऐसा एक चालक है, ये हमारे पास है, कोई भी एक चालक है। अब इस चालक को हम आवेश दे देते हैं और ये हम जानते हैं कि अगर हम चालक को आयतन में भी आवेश देंगे तो ये आवेश गति करके इसके पृष्ठ पर आ जाते हैं और ये यहां पहुंच जाएंगे सारे। अगर ये कुचालक होता तो आवेश अगर हम इसके आयतन में देते तो वो आयतन में ही रहता, लेकिन ये चालक है इसलिए हम आवेश अगर इसके आयतन में देंगे तो वो आवेश इसके पृष्ठ पर या सतह पर आ जाएगा। तो ये सतह पर आ चुका है। अब ये देखा गया कि इसकी जो सतह है इस पर बाहर की तरफ एक बल लगता है और वो बल कितना लगता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये जो चालक सतह है जैसे स्फेरिकल है, तो इससे पहले जब हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था कि एक कोई चालक गोला है और एक चालक गोले के पृष्ठ के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र आया था वो सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट निकल के आया था। तो अपन ने वहां पर ये देखा था कि किसी चालक के लिए, किसी गोले के लिए था। अगर हम ऐसे भी किसी दूसरे चालक के लिए भी देखते हैं कि उसकी सेफ जरूरी नहीं है कि वो गोल ही हो, तभी उसके लिए हमें यही रिजल्ट मिलता। तो ऐसा ही हम मान करके चल रहे हैं कि कोई भी एक चालक है तो इस चालक की सतह पर भी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसके लिए देखो हम ये मानते हैं कि जो ये चालक है इसके बाहर जस्ट जो ये सरफेस है, सरफेस के पास में एक पॉइंट रखा हुआ है और ये पॉइंट है P1। फिर से सुनना कि एक चालक सतह है, इस चालक सतह के बाहर एक बिंदु P1 रखा हुआ है और इसके अंदर एक दूसरा बिंदु है और वो बिंदु मान लेते हैं कि P2 है। तो दो बिंदु हैं P1 और P2। ये P1 हमें डायग्राम में थोड़ा दिख जाए, इसके लिए हम पृष्ठ से थोड़ा सा दूर मान करके चल रहे हैं। एक्चुअली में जो P1 पॉइंट है वो ऐसा है कि लगभग इसके पृष्ठ पर ही रखा हुआ है, यानी पृष्ठ के बहुत ही पास में है। और यानी मैं से कहूं कि पृष्ठ पर ही है तो पृष्ठ के जस्ट थोड़ा सा इधर है। इसको हम भाषा में बोल सकते हैं कि जो P1 पॉइंट है वो जो पृष्ठ के ठीक बाहर है। ठीक बाहर का मतलब जस्ट पास में रखा है, पृष्ठ पर भी नहीं है, पृष्ठ से ज्यादा दूर भी नहीं है और पृष्ठ जस्ट पास में है। तो शायद हमें ऐसा बिहेव करता है कि ये पृष्ठ पर ही रखा है। तो अपन यहां कहें कि यहां बिंदु P1 पृष्ठ के ठीक बाहर है। ठीक बाहर रखा हुआ है और इसके अंदर एक दूसरा पॉइंट है P2। अब देखो जैसे ये चालक गोला है और उसका हम गोले की शेप जैसा है, उसके पृष्ठ पर हम एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं कि हमने ये बहुत ही एक छोटा सा अल्पांश लिया और ये हमने पहले से मान लिया है कि इसके ऊपर जो टोटल आवेश है वो Q है, या जिसको मैं स्मॉल q कहूं कि टोटल आवेश इसके ऊपर माइनस का ये प्लस का स्मॉल q है। और मैं इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेता हूं, यानी टुकड़ा जिसका क्षेत्रफल है ds और इस छोटे से टुकड़े के ऊपर आवेश कितना होगा प्लस का, वो मान लेता हूं कि मैं छोटा सा आवेश या बहुत अल्प आवेश dq है। कि एक कंप्लीट एक पृष्ठ है जिसके ऊपर स्मॉल q आवेश है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल s है।
हम इस पृष्ठ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, उस अल्पांश का क्षेत्रफल मान लेते हैं कि ds है और इस ds पर अल्प आवेश dq है, ये अपन कह सकते हैं अल्प आवेश। अब यहां देखो इस अल्प आवेश को मैं नाम रख देता हूं कि AC, कि AC एक छोटा सा अल्प है, क्षेत्रफल है, और A और ये B और C ये एक बड़ा सा पृष्ठ है। तो ये दो पृष्ठ बन गए जो हमें इस तरीके से दिख रहे हैं कि एक तो ये बन गया इस शेप का A B और यहां तक C, ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ के ऊपर जो आवेश है वो कितना होगा, टोटल के ऊपर Q आवेश था और Q आवेश में से ये dq आवेश चला जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर इस छोटे से टुकड़ा है पृष्ठ उसको हटा लिया है, तो हटा लेंगे तो Q आवेश में से अल्प आवेश dq चला जाएगा, तो फिर ये Q माइनस dq आवेश इसके ऊपर बचेगा और यहाँ का टुकड़ा हमने हटा लिया है, तो जो टुकड़ा हमने हटाया है उसको हम यहाँ पर शो कर देते हैं कि यह टुकड़ा हमने अलग कर लिया है और इस टुकड़े का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं ds और आवेश था dq। ये इस तरीके से हमारा जो टारगेट है वो ये है कि इसकी सतह पर एक बल लगता है, तो वो बल कितना लगता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे हम इसकी सतह ले लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट कि इस छोटी सी सतह पे मान लेते हैं कि df बल लगता है, इस छोटी सी सतह पे df बल लगता है, वो हम कैसे भी करके कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हमें कंप्लीट सतह पे कितना बल लगता है वो निकालना है, तो फिर हम इसका क्या कर देंगे समाकलन। तो हम करते ये हैं कि एक इसका एलिमेंट ले लेते हैं ये छोटा सा टुकड़ा, इस छोटे से टुकड़े पर कितना बल लगता है उस बल को निकाल लेते हैं, फिर समाकलन कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि इसके संपूर्ण पृष्ठ पर कितना बल लगेगा। तो अब इसके ऊपर बल कितना लगेगा वो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि इस डायरेक्शन में कोई विद्युत क्षेत्र जा रहा हो, इस तरीके से मान लो कोई विद्युत क्षेत्र जा रहा है और ये हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर मैं कोई आवेश Q रख दूं, विद्युत क्षेत्र E है, इस E आवेश में कोई विद्युत क्षेत्र E में कोई आवेश Q रख दें तो इसके ऊपर लगने वाला बल कितना होता है, तो वो हमने देखा था E बराबर F अपॉन Q होता है, तो यहां से F कितना हो जाएगा Q इंटू E, यानी कितने विद्युत क्षेत्र में रखा है वो वाली वैल्यू और कितना सा आवेश रखा है Q, वो इन दोनों को अगर अपन आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो बनता है वो ये कहता है कि इन दोनों के Q पर लगने वाला बल है। तो किसी विद्युत क्षेत्र E में Q आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसका मान Q इंटू E होता है। अब यहाँ देखो हमारे पास जो आवेश है वो dq है, तो dq आवेश होगा और मान लेते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है इधर जाने वाला वो E है, तो E विद्युत क्षेत्र में अगर हम dq आवेश को रख देंगे तो फिर dq आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, तो आवेश भी अगर बहुत अल्प है तो इसके ऊपर लगने वाला बल भी अल्प लगेगा, तो इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो स्मॉल df हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी कि कितना तो आवेश है तो स्मॉल चार्ज dq और विद्युत क्षेत्र कितना है E, ये वाला अपन यहाँ पर रख देंगे, तो इससे इसके ऊपर लगने वाला बल निकल के आ जाएगा और फिर हम इसका समाकलन कर देंगे तो टोटल बल आ जाएगा कि इसके संपूर्ण पृष्ठ पे कितना बाहर की तरफ एक बल लग रहा है। तो उसको निकालने के लिए हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है इस टॉपिक का वो यही है कि हम कैसे भी करके विद्युत क्षेत्र पता कर लें कि इस डायरेक्शन में कितना विद्युत क्षेत्र जा रहा है। अगर इस डायरेक्शन में जाने वाला विद्युत क्षेत्र हमें पता लग जाए तो फिर अपन dq से मल्टीप्लाई करके उसको और बल निकाल लेंगे। तो हम विद्युत क्षेत्र कैसे कैलकुलेट करें, इधर कितना विद्युत क्षेत्र जा रहा है, तो उसके लिए हम कुछ टेक्निक अपनाते हैं और वो टेक्निक क्या है वो देखो कि अगर हम इसी में देखें तो यहां पर ये वाला टुकड़ा मान लो कि है ही नहीं, केवल ये वाला पार्ट है यहां तक और इसको हमने हटा दिया है। जैसे अपन तरबूज आता है
अपन तरबूज को चक देखना होता है कि तरबूज अंदर से मीठा है या नहीं है, कैसी क्वालिटी का है। तो उसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक उसका छोटा सा पार्ट काटते हैं चाकू से, और चाकू से उसको काटने के बाद बाहर निकाल के उसको देख लेते हैं। यानी हम क्या करते हैं कि उसका एक अल्पांश लेते हैं और उस अल्पांश को पता कर लेते हैं कि अल्पांश कैसा है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि कंप्लीट जो तरबूज है वो ऐसा ही होगा। ऐसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हम एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं और अल्पांश के ऊपर लगने वाला बल पता कर लेते हैं और फिर हम एवरेज देख लेते हैं कि कंप्लीट पे कितना लगेगा। तो वही है कि हमने एक यहाँ कोई अल्पांश कोई टुकड़ा बाहर निकाल लिया है। अब बचा ये वाला, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र किधर जाएगा, तो ये देखो यहाँ प्लस है तो प्लस का विद्युत क्षेत्र इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ऐसे ही यहाँ प्लस है तो इसका विद्युत क्षेत्र इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो अंदर देखो इस वजह से अंदर भी आया और इस वजह से इधर जाए, तो अंदर विद्युत क्षेत्र इन दोनों में कितना बनेगा, 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसे ही इसकी वजह से मान लो विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, तो ऐसे ही इधर भी कोई आवेश होगा उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर आ जाएगा, तो एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही मान लो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, इसके कारण मान लो विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये वाला इधर जाएगा इसकी वजह से इधर आएगा, तो ये एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसकी वजह से इधर जाएगा, इसकी वजह से मान लो यहाँ प्लस है इधर आएगा, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसकी वजह से इधर जाएगा, यहाँ कोई प्लस होगा उसकी वजह से इधर आएगा, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन क्या इस प्लस की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, तो इसको कैंसिल कौन करेगा, कोई है नहीं। पहले तो अगर ये पूरा बंद था तब तो ये वाला पार्ट कर देता, लेकिन जो कैंसिल करता है उस पार्ट को तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हटा लिया। ऐसे हम इमेजिन कर रहे हैं, तो फिर वो हमने उसको हटा लिया है, तो फिर इसकी वजह से इधर विद्युत क्षेत्र बनेगा ही क्योंकि वो है ही नहीं बनाने वाला, तो फिर इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर। ऐसे ही इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, इसकी वजह से इधर जाएगा। बाकी इसकी वजह से इधर जा रहा था, इस वजह से इधर, वो कैंसिल आउट हो रहा था। पर इन तीनों की वजह से जो जा रहा है वो इधर जा रहा है, इसको कैंसिल आउट करने वाला नहीं है, हम ये मानकर चल रहे हैं। तो मैं ये कहूं कि इस कंडीशन में इस सतह की वजह से नेट विद्युत क्षेत्र किधर होगा, सिर्फ इस डायरेक्शन में बाहर जाएगा। अब अपन ऐसी कल्पना करें कि इसकी वजह से जो ये विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है इसमें कोई छोटा सा आवेश dq रखा है और ये जो विद्युत क्षेत्र जा रहा है वो कितना है, E है। तो इस dq आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र E की वजह से छोटा सा बल लगेगा और वो बल कितना होगा, dq इंटू E, और स्मरण करके ऐसे हम कंप्लीट कर निकालेंगे। तो हमें ये विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो अब मैं ऐसे कहूं कि जो ये वाला पार्ट है इसकी वजह से जो नेट विद्युत क्षेत्र है वो इधर की तरफ जा रहा है, और जो विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है उसको मैं ये मान के चल लेता हूं कि वो विद्युत क्षेत्र E2 है, उसका नाम E2 है। तो इसकी वजह से इधर जो विद्युत क्षेत्र जा रहा है वो हम मानकर चलते हैं कि E2 विद्युत क्षेत्र जा रहा है। अब मैं ऐसे कहूं कि इस पार्ट की वजह से यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट P के ऊपर इसकी वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो देखो विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, तो यहां पर भी देखूंगा तो कितना दिखेगा, E2। इस सरफेस के P2 बिंदु भी बहुत पास में है और P1 भी बहुत पास में है। यानी मैं ऐसे कहूं कि ये कोई एक दीवार है, इस दीवार के यहां एक पॉइंट P2 है और इस ये दीवार ज्यादा मोटी नहीं है और एक बिंदु यहां है P1। तो इधर से कोई विद्युत क्षेत्र आ रहा है, यानी दीवार भी बहुत कम मोटाई की है और उस दीवार के जस्ट पास में P2 इधर रखा है और जस्ट P1 इधर रखा है। तो फिर लगभग जितना बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र कहां होगा, P1 के ऊपर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि इस वाले पार्ट की वजह से जो इधर विद्युत क्षेत्र निकल के जा रहा है वो इस बिंदु पर अगर E2 है
तो ये बहुत पास में है, केवल हम डायग्राम समझने के लिए थोड़ा दूर बना रहे हैं, और ये भी बहुत पास में है। तो अगर P2 पर विद्युत क्षेत्र E2 है तो P1 पर भी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E2 ही मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, E2 है, ये अपन कहते हैं। तो अब तक हमें ये समझ में आया है कि A, B और C, A, B, C इस पार्ट की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है ACB, उस विद्युत क्षेत्र को हमने क्या नाम रखा है, E2। और लगभग जितना E2 यहाँ है उतना ही यहाँ है, क्योंकि दोनों बहुत पास में है। वरना ये हम पहले से ही समझते हैं कि जो E है उसकी वैल्यू इस फॉर्म में आती है हमेशा, यानी R इसके नीचे होता है, R बढ़ेगा तो E कम हो जाएगा। अगर यहाँ E2 है तो R बढ़ रहा है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कम हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर भी क्या करके चल रहा हूँ, E2 ही। क्यों? क्योंकि हमने ये माना है कि P1 और P2 बहुत ही अल्प पास रखे हुए हैं। यहाँ हम कैसे ये डेरिवेशन को समझने के लिए कि हमें क्लियर दिख जाए, दूर मानना है, एक्चुअली में नहीं। अब ऐसे ही देखो, ये जो छोटा सा टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े की वजह से क्या विद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा, कि ये जो छोटा सा ऐसा टुकड़ा है इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर भी जाएगा और इधर भी आएगा। तो अब मैं ये मान लेता हूं कि इस छोटे से टुकड़े की वजह से इधर जो विद्युत क्षेत्र जा रहा है वो है E1। उतनी ही दूरी पर दूसरा पॉइंट P2 रखा है, तो इधर भी कितना आएगा, इस डायरेक्शन में E1 आएगा। तो मैं ऐसे कहूं कि छोटा सा टुकड़ा AC, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो कितना है, E1 है। तो अब तक हमारे पास दो विद्युत क्षेत्र बन चुके हैं। पहला तो ये है कि A जो C और ये B, या इसको मैं कहूं A, B और C, इसकी वजह से तो है E2, AC इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो कितना है, E1। तो ये हम निकाल चुके हैं। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, E2 की। क्यों? इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा था वो E2 है, और E2 के अंदर कौन रखा हुआ है, ये DQ, यानी E2 विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, इधर की तरफ। जो ये वाला टुकड़ा था इसकी वजह से इधर जो विद्युत क्षेत्र बना है E2, उस E2 के अंदर ये DQ रखा हुआ है। हमें इसके ऊपर बल चाहिए, तो हम E2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब आप ये मत समझना कि E1 भी तो इधर ही जा रहा है, क्योंकि खुद के आवेश के जैसे DQ आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र E1 बन रहा है, तो खुद के विद्युत क्षेत्र से खुद के आवेश पर कभी भी बल नहीं लगता है। वरना तो फिर ये हो जाएगा कि जैसे ये कोई प्लस Q है, प्लस Q विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकाल रहा है, तो क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर जा रही है, तो क्या ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पर ऊपर भी बल लगा देंगे, नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं कोई दूसरा Q रख दूं, उसके कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे जाने लग जाएंगे, तो क्या इस Q की वजह से इसके ऊपर बल लगेगा, कंफर्म है कि बल लगेगा। तो यही है कि छोटे से टुकड़े की वजह से विद्युत क्षेत्र E1 था और बड़े से टुकड़े के कारण E2 था। तो हमें ये देखना है कि छोटे से टुकड़े पे कितना बल लगेगा। तो छोटे से टुकड़े DQ पर बल लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र इधर दो बने हैं, E1 और E2। तो E1 तो खुद का है, तो खुद के ऊपर तो बल नहीं लगा सकता, तो कौन लगाएगा बल, सिर्फ E2। तो हमें कैसे भी करके E2 की वैल्यू पता चल जाए, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, DQ से। तो वो स्मॉल फोर्स है, वो DF हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, DF इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ, और विद्युत क्षेत्र कितना है, E2, और समाकलन कर देंगे तो कंप्लीट आ जाएगा, वो हो जाएगा। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि जो फोर्स है वो आ जाएगा स्मॉल DQ इंटू E2। तो कैसे भी करके E2 मिलेगा, तो अपन इसको सोल्व करते हैं। तो गोले ये चालक की सतह पे बल हमें निकालना है, वो बल यहाँ से निकल जाएगा। तो हम हमारा जो पर्पज है E2 निकालना, उसके ऊपर आते हैं और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस टॉपिक का जो टारगेट था वो हम समझ चुके हैं। तो हमारे पास जो ये चालक है
इसके ऊपर प्लस आवेश वितरित है। ये इसका ये वाला जो बिंदु है ए, इधर जाता हुआ जैसे बी, और या इसको मैं बी कह दूं तो फिर इसको सी कह देते हैं, या इसको बी कहेंगे तो इसको सी मान लेंगे कि ये सी। और ये हमने कोई छोटा सा टुकड़ा लिया है क्षेत्रफल, और जिसके ऊपर प्लस आवेश है, और इसको हम क्या कहकर चल रहे हैं, ds क्षेत्रफल है, और इसके ऊपर आवेश कितना है dq, और इसके ऊपर आवेश था वो q था। इस कंप्लीट का जो क्षेत्रफल है वो हमने माना है s है, और ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि a b c भाग के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो हम ये मानकर चल रहे हैं कि E2 है, और बचा कौन सा पार्ट ए सी, तो हम यहां पर लिख देते हैं कि ए सी भाग के कारण विद्युत क्षेत्र, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है उसका अपन मान लेते हैं कि E1 है। इसके लिए हम दो बिंदु मान रहे थे कि बहुत अंक पास में है, लेकिन समझने के लिए इसको दूर बना देते हैं कि एक पॉइंट P1 है, ये इधर वाला दूसरा पॉइंट P2। इसके कारण जो इधर विद्युत क्षेत्र जा रहा है, तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो E2 है, इस पॉइंट के ऊपर भी इधर जा रहा है वो E2 विद्युत क्षेत्र है। इस छोटे से अल्पांश का जो विद्युत क्षेत्र इधर निकल के आ रहा है वो मान लेते हैं E1 है, और इस वजह से इधर जा रहा है वो कितना है E1। इतना अपन देख चुके हैं। इसके बाद में आगे अपन देखें कि हम जानते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। जो गाउस के नियम से सिद्ध कर चुके हैं। हमने गाउस का नियम था उसको अप्लाई करके, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें आया था कि कोई भी एक गोलीय चालक है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो निकल के आया था 0। तो यहाँ पर देखो जो ये पॉइंट है P2, ये चालक गोले का, तो ऐसे लिखूं कि विद्युत क्षेत्र कौन से पॉइंट की बात हो रही है, P2 पॉइंट के ऊपर, कि P2 और P2 पॉइंट के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र कितना होता है 0, जो हम पहले निकाल चुके हैं। अब यहाँ देखो E P2 को मैं लिख भी क्या सकता हूं यहां से कि P2 के ऊपर नेट विद्युत क्षेत्र कितना होगा, एक तो E2 इधर जा रहा है और E1 इधर जा रहा है, तो मैं ऐसे कहूं कि इस डायरेक्शन में जैसे निकल के जा रहा था E2, और इस डायरेक्शन में क्या निकल के जा रहा है विद्युत क्षेत्र E1, और ये पॉइंट था अपना P2। तो इस P2 पॉइंट के ऊपर कुल विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं कि दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं, तो एक सदिश में से दूसरा सदिश घटा देते हैं, और फिर किसमें से किसको घटाना चाहिए, तो जो ज्यादा होता है उसमें से कम वैल्यू वाला घटा देते हैं। तो हमें यहाँ पर नहीं पता है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, तो अपन या तो E1 में से E2 घटा देते हैं या E2 में से E1 को घटा देते हैं। क्यों, नेट तो वही 0 बनना है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं कि नेट विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा E P2 के ऊपर, कि E1 इधर जा रहा है, इसमें से घटा देते हैं इधर E2 वाला, और E P2 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये कि E1 है वो किसके बराबर होता है E2 के। अगर मैं यहाँ पर E2 माइनस E1 भी लिखता तो भी इक्वल तो 0, तो वही E1 इक्वल टू E2 आ जाता। तो यहाँ से हमें ये पता चल चुका है कि E1 किसके इक्वल होता है E2 के। तो फिर से फोकस करना कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, और ये हमने देख लिया इतने से टुकड़े के कारण विद्युत क्षेत्र E2 इधर जा रहा है, छोटे से टुकड़े के कारण E1 इधर आ रहा है, तो नेट विद्युत क्षेत्र E1 माइनस
E2 हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और यहाँ से E1 बराबर E2 प्रूफ हो चुका है। अब अगला है वो ये देखो बाहर वाले बिंदु के लिए, तो चालक के बाहर बिंदु के लिए, चालक के बाहर बिंदु के लिए, तो चालक के जो बाहर बिंदु है उसके लिए क्या हो जाएगा EP1 बराबर, देखो ये हमने पढ़ा था कि कोई भी एक चालक होता है, गोलीय चालक के लिए देखा था और फिर हमने वहां पर कहा था कि किसी भी चालक के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि उसकी सरफेस पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही रिजल्ट एक चालक पट्टिका के कारण भी निकल करके आया था। तो चालक पट्टिका के कारण भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है और किसी चालक के कारण भी सरफेस पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और हम ये पहले ही कह चुके हैं कि P1 पॉइंट लगभग ऐसे लग रहा है कि इसकी सरफेस पर ही रखा हुआ है या सरफेस से थोड़ा सा बाहर की साइड में है। तो यहाँ पर जो EP1 होगा उसकी वैल्यू कितनी शो करनी पड़ेगी 0 हो जाएगी और यहाँ EP1 0 होगा। और दूसरा देखो अपन यहाँ से अगर देखना चाहें तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र E1 इधर जा रहा है और बड़े वाले टुकड़ा था इसका विद्युत क्षेत्र E2 इधर जा रहा है, तो नेट EP2 कितना हो जाएगा EP1 बराबर E1 भी उधर ही जा रहा है और E2 भी उधर ही जा रहा है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे। और सॉरी ये EP1 की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर EP1 की जगह क्या रख सकता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इसको अपन ये लिखें कि E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हमारा टारगेट क्या है निकालना E2, यहां हम E1 को गायब करना चाहते हैं कि E1 कैसे भी करके गायब हो जाए और E2 हमारा बच जाए। तो यहाँ देखो E1 किसके बराबर है E2 के और हमें E1 चाहिए नहीं, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर E1 की जगह क्या रख देते हैं E2। तो यहाँ जो E1 है इसकी जगह हम E2 रख सकते हैं क्योंकि ये पहले आ चुका है। तो E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए यहाँ पर E2 के इक्वल कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो E2 की वैल्यू है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी और हम यहाँ पर E2 की जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं और फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, इससे हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए देखो आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो मैं ऐसे कहूं कि dq आवेश पर E2 विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला अल्प बल, और अल्प बल कितना लगेगा dF बराबर dq इंटू E2 संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला बल। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें निकालना है, हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन कर देंगे तो F बराबर आ जाएगा dq इंटू E2 और E2 की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से रख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट तो हम कहें कि समीकरण 1 से E2 का मान रखने पर तो जो F आएगा वो dq और E2 की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वैल्यू दी हुई है। अब यहां देखो अपन dq का मान निकालना चाहिए तो dq की वैल्यू यहां पर अपन क्या रख सकते हैं। तो देखो जो अपने चालक गोला माना था, जो ये चालक पृष्ठ था, तो इस पृष्ठ के लिए आवेश पृष्ठ पर वितरित था और आवेश अगर पृष्ठ पे वितरित होगा तो वहां पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा यूज होगा और इसका क्षेत्रफल हमने कितना मान लिया था S और इस पर जो आवेश था वो कितना मान लिया था Q। तो अपन यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व से लिखें तो पृष्ठ आवेश
घनत्व से, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा बराबर आवेश Q, और क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी है, S मान रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा इंटू S आ जाएगी। तो हम यहाँ पर Q की वैल्यू सिग्मा इंटू S रख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो हमें Q की वैल्यू न चाह करके किसकी वैल्यू चाहिए, dQ की वैल्यू। और dQ की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे कि हम वो अल्पांश के लिए निकाल लेंगे। क्या अल्पांश के लिए हमने अल्पांश क्षेत्रफल कितना मान लिया था, ds, और इसके ऊपर अल्पांश आवेश कितना था, dQ। तो अपन फिर इसमें कैसे लिखेंगे, सिग्मा बराबर अल्पांश आवेश, और अल्पांश आवेश जिस क्षेत्रफल पे है उस क्षेत्रफल की वैल्यू ds है। यहाँ से हम dQ की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा dQ सिग्मा इंटू ds। तो हम इसको लिख देंगे सिग्मा इंटू ds। अब जो ये dQ की वैल्यू निकल के आई है, अपन इस dQ की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं, और यहाँ रखने से जो हमें रिजल्ट आता है वो देखते हैं। इसके लिए देखो यहां F इक्वल टू, और ये इंटीग्रेशन dQ की जगह आ जाएगा सिग्मा इंटू ds, और ये आगे क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर आगे लिखिए F बराबर सिग्मा इंटू सिग्मा, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा ds। सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये अंदर बचेगा ds। ds छोटे से भाग का क्षेत्रफल है, हमें संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल चाहिए, उसको हम s मान लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ds छोटे से भाग का क्षेत्रफल कंप्लीट का s आ जाएगा। तो यहाँ से जो f आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू s, और जहां s क्या है, क्षेत्रफल है, तो मैं लिख देता हूं कि जहां सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व, और जो s है पृष्ठ का क्षेत्रफल, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ये बस लास्ट थोड़ा सा और बचा है। इसमें देखो ये ऐसे कह रहा है कि जो ये एक चालक हमने जो माना था, इसके ऊपर आवेश होता है, तो इस आवेश की वजह से बाहर की तरफ एक बल लगता है कि ऐसे बल लगेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे बाहर की तरफ एक बल लगता है, और उस बल की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका एरिया ये आता है निकल करके। तो अपन ये देखते हैं कि जितना ज्यादा सिग्मा होगा बल उतना ही ज्यादा लगेगा, और सिग्मा ज्यादा होने का मतलब क्या है, आवेश का मान ज्यादा होना, सिग्मा ज्यादा तो आवेश ज्यादा होगा। तो हम इसको जितना ज्यादा आवेश देंगे तो सिग्मा बढ़ेगा तो इसके ऊपर बाहर की तरफ बल लगेगा, और ये सतह है वो बाहर फूटने की कोशिश करेगी, यानी बाहर की तरफ एक्सप्रेशन होगा, प्रसार होगा। अब यहाँ हम प्रेशर निकालना चाहें कि दाब कितना लग रहा है, और ये अपन जानते हैं कि जो दाब है वो दाब क्या होता है, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, कि अगर हम बल के अंदर क्षेत्रफल का डिवाइड कर दें तो वहां पर हमें दाब मिल जाएगा। और यहाँ देखो बल और s क्या है, क्षेत्रफल है, तो दोनों तरफ क्षेत्रफल का डिवाइड कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा F बटा S, और ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। s से s कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से, और इसको अपन क्या कह देते हैं, दाब P। तो ये ऐसे ये फॉर्मूला कह रहा है कि सतह के ऊपर बाहर की तरफ दाब लगता है, देखो बल लगेगा तो दाब भी लगेगा, कि पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, वही तो प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बाहर की तरफ जो प्रेशर लगता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये अपन कह सकते हैं। तो जो इसका लास्ट फॉर्मूला है ये हमें याद रखना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। साथ में देखो अगर हम इसको विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ये कितना होगा, तो इसको भी हम
विद्युत क्षेत्र में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो P आया है ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है E ये कितना होता है चालक की सतह पर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है सतह के लिए। तो अब यहाँ सिग्मा भी है एप्सिलॉन नॉट भी है, लेकिन ऊपर सिग्मा स्क्वायर है, इसमें एप्सिलॉन नॉट है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट का गुणा और एप्सिलॉन नॉट का भाग दे देते हैं। तो ये P बराबर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अगर नीचे एक टर्म इंक्रीज हुई है तो ऊपर भी इंक्रीज कर देते हैं एक बार, ये हो गया। दोनों तरफ टर्म बढ़ा देते हैं ऊपर और नीचे। आगे इसको अपन क्या लिखें, P बराबर ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E होता है, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या 1/2 और ये E स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यानी मैं ये कहूं कि E की फॉर्म में चालक की सतह पर लगने वाला जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो हम कल के टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि इसके एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा है वो भी यही होती है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।